नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ का दोस्तों 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो दोस्तों आपका 14 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में दोस्तों लड़ेगा। दोस्तों हूबहू इस वीडियो के माध्यम से आपके 14 फरवरी का पेपर में दोस्तों छपेगा प्रश्न। ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में ये 30 प्रश्न को अच्छे तरीके से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है। आपको बताना है दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या का दोस्तों संख्याओं का जो हमारा मासा होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है दोस्तों। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले दोस्तों वृत्त हमेशा होते हैं तो समरूप होते हैं। कैसा होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं। इसको आपको याद रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव की तरह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर कहता है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ऐसा प्रश्न स्टूडेंट को लगता है कि हार्ड है, मगर ये काफ़ी आसान है। देखिए इसको किस तरह से बनाना है आपको दोस्तों। ठीक है ना, कहता है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दोस्तों 8.9 है एवं माध्यिका दोस्तों 9 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है, बहुलक यानी कि दोस्तों मोड। ठीक है ना, तो मोड बराबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको बहुलक ही कहते हैं। तो मोड बराबर दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है, यानी कि बहुलक बराबर दोस्तों 3 माध्यिका। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 3 माध्यिका। इस तरह से अच्छे तरीके से हम लिखने का प्रयास करते हैं। 3 माध्यिका ही लिखा हुआ है दोस्तों, समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माध्य लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ये दोस्तों बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। समझ गए? अब देखिए दोस्तों हमको आपको यहाँ क्या बहुलक निकालना है, यानी कि मोड निकालना है। तो यहाँ से मोड बराबर देखिए लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब माध्यिका दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटू में हम कितना लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर 2 लिखेंगे। और देखिए माध्य दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ? तो 8.9 दिया हुआ। तो माध्य की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर इंटू करके 8 दोस्तों कितना लिख लेंगे? 8.9 लिख लेंगे। तो लिख लिए 8.9 माध्य की जगह पर। अब आगे दोस्तों यहाँ से कीजिएगा मोड बराबर, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 9 27 हो जाएगा ना दोस्तों। और यहाँ से गुना कीजिए तो देखिए 2 × 8 दोस्तों 9 है, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 17.8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों मोड बराबर आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस दोस्तों 17.8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 9.2 आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों 9.2 जो हुआ हमारा बहुलक निकल गया दोस्तों, यानी कि मोड निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, इस फार्मूला को दोस्तों आप याद रखिएगा कि बहुलक बराबर दोस्तों यानी कि मोड बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। चौथा नंबर कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए वृत्त आपके सामने इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से वृत्त है दोस्तों। और क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर दोस्तों जो बना कोण होगा कितना डिग्री का होगा? तो 360 डिग्री का होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए 360 डिग्री लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर कहता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका
आयतन है दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिए आपको दोस्तों घन का दोस्तों आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो घन का आयतन बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है। कहने का मतलब भुजा क्यू होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमको भुजा तो प्रश्न में कहीं दिया ही नहीं है, तो हम कैसे यहाँ से आयतन निकालेंगे। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना हमारा यहाँ पर इतना, तो इससे दोस्तों हम भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकल जाएगा तो हमको आयतन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे तरीके से। घन का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। भुजा को दोस्तों हम यहाँ पर ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, इतना हमारा दिया हुआ है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का, तो बराबर में दोस्तों इतना हम लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे दोस्तों 6 लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा तो इसको काटिएगा दोस्तों, तो कितना टाइम में कट जाएगा, 36 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक। और ए बराबर दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 36 का इस तरह से रूट चढ़ जाएगा, और ए बराबर यहाँ से निकालेगा तो 36 का दोस्तों जो हमारा वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमको भुजा जो निकल कर आ गया कितना आ गया, 6 निकल कर आ गया। और आपको अभी हम बताएं दोस्तों यहाँ पर ही कि जो हमारा घन का आयतन होता है दोस्तों, घन का आयतन वो क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू इस तरह से हो लिख दिए, ठीक है। भुजा को दोस्तों यहाँ पर हम ए से नोट किए हैं, ठीक है। तो भुजा क्यू होता है, यही दोस्तों हमको यहाँ से फाइंड करना है। तो भुजा दोस्तों 6 हम निकाल कर लाए हैं ना, तो 6 का दोस्तों यहाँ पर अब क्यू कर देंगे। तो 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 216 किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी में देखिए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है। क्यूब कर लीजिएगा, क्यों को दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं ना, और आयतन निकालते हैं दोस्तों तो क्यूब होता है, ठीक है। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और जब क्षेत्रफल दोस्तों निकालते हैं तो स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, समझ गए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा, बेसिक चीज़ है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 62। दोस्तों थीटा बराबर आपको 90 डिग्री यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए इस तरह से लिखेंगे साइन, और देखिए थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, हमको 90 डिग्री दिया है ना बाबू यहाँ पे, तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पर कॉस लिखेंगे, और यहाँ पर फिर थीटा के बराबर कितना 90 डिग्री पुट कर देंगे, क्योंकि हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों 1 माइनस 0 की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा कमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा है दोस्तों 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा कमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का दोस्तों आपको यहाँ से मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है दोस्तों, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल का दोस्तों आपको मान निकालना है, ठीक है। तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर दोस्तों यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो C/A होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा A होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो मान लीजिए कि 1 है, ठीक है। कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 होगा ना दोस्तों, तो हमारा देखिए यहाँ से A बराबर जो है कितना है, 1 दिया हुआ मान लीजिए, और x के आगे जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा b होता है, तो x के आगे कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो हमारा b बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो कांस्टेंट में लिखा होता है दोस्तों हमारा c होता है, तो कांस्टेंट में कितना है 10 है, तो ये दोस्तों हमारा c है, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा तो बनाने में दोस्तों आपको काफ़ी आसान हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों हमको निकालना है, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। तो c दोस्तों हमारा कितना है, तो c देखिए यहाँ पर हमारा 10 है, तो यहाँ पे हम 10 रख देंगे। और ये दोस्तों हमारा कितना है, तो ये देखिएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना है, ये दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों हमको कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि
ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको भी आपको मैं बता देता हूँ कि जब दोस्तों आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछे, यानी कि दोस्तों शून्यंकों का योगफल पूछे, तो शून्यंकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है दोस्तों -b/a। इसको भी आप याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर फार्मूला जो होता है वो -b/a होता है। तो ये भी पूछ सकता है, ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि √5 एक संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि √5 जो है एक संख्या है। तो देखिए दोस्तों √5 जो एक संख्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसको दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिसको हम p/q के रूप में मेरे प्यारे साथियों नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो √5 को दोस्तों हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर कहता है कि यदि d एक वृत्त का व्यास हो, हाँ तो उसका क्षेत्रफल होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यानपूर्वक। कहता है दोस्तों कि यदि d एक वृत्त का व्यास हो, ठीक ना, तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए हमको दोस्तों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसका क्षेत्रफल होगा यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा कह रहा है। ठीक ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो दोस्तों हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए r का आवश्यकता है, मगर r तो दिया नहीं है, मगर d एक वृत्त का व्यास है, यानी कि हमको d जो दिया है दोस्तों वो व्यास दिया हुआ है। कह रहा है ना कि यदि d एक वृत्त का व्यास हो, यानी कि d जो है दोस्तों क्या है, हमारा वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो दोस्तों व्यास का जो आधा होता है दोस्तों हमारा त्रिज्या होता है, कहने का मतलब रेडियस होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए जो हमारा रेडियस हो जाएगा दोस्तों, रेडियस वो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा ना, क्योंकि व्यास दोस्तों हमारा यहाँ पर d दिया हुआ है। तो व्यास का आधा दोस्तों क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस दोस्तों, ये त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस बराबर दोस्तों हमारा d/2 हो जाएगा। समझ गए इस बात को। तो रेडियस निकल गया तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का दोस्तों, तो πr² होता है। πr² होता है ना बाबू। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर पाई लिख लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमारा r कितना है, d/2 है, तो d का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और बटा में 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जगह 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमको निकल कर आ गया π/d²। पाई में 4 कौन ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए π में लिखा हुआ है d², और बाई में दोस्तों 4 लिखा हुआ है वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम tan 25 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इंटू में tan 65 डिग्री इंटू में tan 70 डिग्री इक्वल टू भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम tan 25 डिग्री को इसी तरह से रहने देते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। tan 20 डिग्री को यहाँ से चेंज करते हैं। tan 20 डिग्री चेंज कर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा tan यहाँ पे दोस्तों 90 डिग्री माइनस दोस्तों 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस दोस्तों 70 करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। और यहाँ से देखिए tan 65 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो tan 65 डिग्री को दोस्तों क्या हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री और माइनस में दोस्तों माइनस में 25 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 90 माइनस जब हम दोस्तों 25 करेंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर tan 70 डिग्री जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से हम tan 70 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत। और यहाँ से देखिएगा आप आगे, यहाँ से tan 25 डिग्री लिखा हुआ है तो tan 25 डिग्री इसी तरह से हम लिख दिए। देखिए tan 90 माइनस दोस्तों 70 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे हम cot थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह पर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू। और यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा यानी tan 90 माइनस 25 डिग्री लिखा हो दोस्तों, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे cot थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह पर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पर tan दोस्तों 70 डिग्री जिस तरह से लिखा हुआ है tan 70 डिग्री इसी तरह से हम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा बाबू यहाँ से अच्छे तरीके से कि tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है। थीटा जगह पर दोस्तों केवल 25 लिखा हो तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, तो tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cot थीटा इंटू में tan थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा इंटू में tan थीटा बराबर भी दोस्तों क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर
जो बी में 1 लिखा हुआ है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। एकदम बेसिक से समझाएं दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। देखिएगा यहाँ पर हम tan 20 डिग्री को चेंज किए हैं दोस्तों, और tan 65 डिग्री को चेंज किए हैं। आप tan 25 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, tan 70 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। कहता है 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों यानी कि साइड दोस्तों में क्या अनुपात होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कहता है 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों यानी कि साइड में क्या अनुपात होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा घन का दोस्तों जो भुजा है, मान लीजिए कि हमारा A1 है घन का भुजा। ठीक है, क्या है घन का भुजा, A1 है। तो दोस्तों घन का जो हमारा आयतन होगा क्या हो जाएगा, A1 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये पहला घन का दोस्तों हमारा भुजा जो माने वो A1 माने। ठीक है, क्योंकि 2 घनों का यहाँ पर कहा है ना, तो पहला घन का जो भुजा माने वो A1 माने, तो उसका आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा, A1 का क्यू। तो A1 का क्यू लिख लिए, और दूसरा घन जो है दोस्तों उसका जो हम मानते हैं भुजा, उसका मान लेते हैं A2। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा जो हम भुजा माने दूसरा घन का A2, उसका आयतन क्या हो जाएगा, A2 का क्यू हो जाएगा। तो A2 का क्यू इस तरह से कर दिया, बराबर दोस्तों उसका अनुपात कितना दिया हुआ 1:8, तो 1:8 इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करेंगे, यहाँ से अब लिखेंगे A1 और बटा में लिखेंगे A2। ठीक है, और दोस्तों Q को बराबर के दोस्तों उस साइड यहाँ पर हम इस तरह से भेज देंगे। ठीक है, तो इस साइड जब दोस्तों आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ से हम निकालेंगे A1 बाई में A2, यानी कि दोस्तों 1 का घनमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, और 8 का घनमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि A1 बटा A2 दोस्तों 1:2 हमको निकल कर आ गया। ठीक है, A1 और A2 क्या है दोस्तों, क्या माने थे, घन का भुजा माने थे। ठीक है, पहला घन का जो भुजा माने थे वो A1 माने थे, और दूसरा घन का भुजा जो माने थे A2 माने थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमको घन का दोस्तों क्या बताना था, साइड बताना था कि साइड में क्या अनुपात होगा, तो 1:2 होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कहता है कि बहुपद x² - 11 के शून्यंक हैं। देखिए शून्यंक निकालने के लिए कहा है, बहुपद x² - 11 के शून्यंक है, तो शून्यंक निकालना है दोस्तों, तो हमको बराबर में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0, तभी ना शून्यंक निकलेगा। अब देखिएगा यहाँ से आगे करेंगे, तो यहाँ से x² बराबर, देखिए ये -11 था तो बराबर उस साइड भेजेंगे तो +11 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से x बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर x का दोस्तों अंडर इस तरह से चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को बराबर इस साइड भेजेंगे तो अंडर चढ़ेगा ना, और साथ ही साथ प्लस माइनस का दोस्तों यहाँ पे साइन भी आएगा, प्लस माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, तो x बराबर हमको यहाँ से जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ गया, अंडर√11 और माइनस अंडर√11 आ गया। ठीक है, ये दोस्तों हमको x बराबर निकल कर आ गया, जो कि देखिए हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी में दिया हुआ है, प्लस से अंडर√11 माइनस अंडर√11, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। कहता है यदि tan अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अंडर√3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तब tan बीटा बराबर भाट, आपको tan बीटा बराबर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दोस्तों हम 60 डिग्री अगर जो रखते हैं, तो tan 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना, अंडर√3 हो जाता है ना। यानी कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर बराबर में सेटिस्फाइड कर जा रहा है ना कि tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो कहता है अंडर√3 होता है ना बाबू, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री रख रहे हैं तो सेटिस्फाइड कर जा रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं, अल्फा की जगह पर हम कितना रखेंगे बराबर में सेटिस्फाइड कर देगा, सोचिए। तो 30 डिग्री अगर जो हम रखते हैं बाबू, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो यानी कि tan 30 डिग्री हम अल्फा की जगह पर रख रहे हैं, तो बराबर में जो दिया है वो सेटिस्फाइड कर जा रहा है। ठीक है, तो अल्फा बराबर दोस्तों जो हमको प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, 30 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों 60 डिग्री है, और अल्फा बराबर दोस्तों 30 डिग्री है, तो बीटा बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, बीटा बराबर दोस्तों 30 डिग्री हमारा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हमको यहाँ tan बीटा बराबर भाट निकालना है दोस्तों, तो बीटा की जगह पर हम यहाँ पर कितना डिग्री रख देंगे, बीटा की जगह पर दोस्तों हम 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ से देखिए साइड में लिखते हैं tan, अब बीटा की जगह पर यहाँ पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे ना, क्योंकि बीटा के बराबर हम 30 डिग्री यहाँ पर निकाल कर लाए हैं, तो tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा, जो कि 1/√3 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए आप सभी विद्यार्थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है। आपको बताना कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान से समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा इस तरह से वृत्त है, ठीक है। अब कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए बाह्य बिंदु से दोस्तों अच्छे तरीके से इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये देखिए दोस्तों, एगो स्पर्श रेखा खींचे और यहाँ से दोस्तों फिर से अच्छे तरीके से हम स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा खींचे दोस्तों, ठीक है। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दोस्तों कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 गो खींची जा सकती है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और इसी तरह से दोस्तों इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। वो प्रश्न क्या होता है तो देखिए, उसमें कहेगा दोस्तों कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त, जैसे ये वृत्त बना हुआ है दोस्तों, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त पर दोस्तों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं करना है। जब आपसे कहेगा कि बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, फिर से सुनिएगा। जब आपको कहेगा ना दोस्तों कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दोस्तों कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। और जब आपसे पूछेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर इस तरह से दोस्तों जो यहाँ पर हम बनाए इस तरह से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। तो दोनों बातों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर कहता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। ए और बी दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का दोस्तों जो हमारा लसा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या हम किससे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटे उसे दोस्तों अभाज्य संख्या हम कहते हैं। जैसे कि देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। वैसा संख्या दोस्तों जो केवल 1 से और अपने आप से कटे उसी को दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 जो है दोस्तों केवल 1 से और अपने आप से कट रहा है, 3 भी दोस्तों 1 से और अपने आप से कट रहा है और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो ये भी दोस्तों दोनों जो हमारा है 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है। मान के लिए यहाँ पर 2 गो अभाज्य संख्या इस तरह से दिया हो रहता है और कहता है कि इसका लसा निकालिए, तब क्या करते हैं, 2 गुने 3 कीजिएगा ना बाबू, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से हमको ए और बी यहाँ पर अभाज्य संख्या दिया हुआ था, तो ए गुने बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, लसा निकालने के लिए कहा है। जब हमको ए और बी अभाज्य संख्या दिया हुआ है बाबू और ए और बी का लसा निकालने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे, ए गुने बी करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हुआ। समझ गए ना आप सभी विद्यार्थी। एग्जाम्पल देकर भी हम एक और आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न है। कहता है 16 नंबर प्रश्न कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोण सी का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम त्रिभुज आपके सामने यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा चमचमाता हुआ त्रिभुज आपके सामने बन रहा है। ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। कहता है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोण सी का मान है। कोण ए और कोण बी दोस्तों पूरक दे दिया गया है, ठीक है। तो जब दोस्तों कोण ए और कोण बी पूरक कहा है दोस्तों, तब कोण ए प्लस कोण बी का दोस्तों जो हमारा कोण ए प्लस कोण बी का दोस्तों जो योग होगा यानी कि सम होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोस्तों कोण ए और कोण बी पूरक है, ठीक है। तो कोण ए कोण बी जब पूरक है तो इसका योग दोस्तों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब हमको कोण सी का दोस्तों कॉट सी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो कॉट सी का मान निकालना है तो पहले दोस्तों यहाँ पर हमको कोण सी निकालना होगा, तभी ना निकल पाएगा। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं। त्रिभुज का दोस्तों तीनों कोणों का जो योग होता है ना बाबू, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण ए प्लस में देखिए यहाँ पर कोण बी और प्लस में दोस्तों यहाँ पे कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। इसको आप याद कर लीजिए। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और कोण ए कोण बी बराबर हमको पता है कि 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री रख देंगे, कोई दिक्कत। और कोण सी दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं, तो कोण सी यहाँ से निकालेंगे, तो निकालिए। तो देखिएगा यहाँ से कोण सी निकालेंगे बाबू तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कोण सी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 को दोस्तों बराबर उस साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो कोण सी बराबर दोस्तों कितना 90 डिग्री आ गया। तो देखिए यहाँ से कॉट सी का दोस्तों आपका मान यहाँ पर बताना है, ठीक है।
तो हमको यहाँ से सी पता चल गया दोस्तों कि सी कितना डिग्री है। हाँ पता चल गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से कॉट सी का मान हमको निकालना है। तो सी के जगह पर दोस्तों यहाँ पे सी के जगह पर हम क्या 90 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि हम सी का मान दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री अभी निकालें। तो यहाँ पर सी की जगह पर 90 डिग्री रख दिए। तो कॉट सी का दोस्तों हम यहाँ से मान निकालेंगे। तो कॉट सी का दोस्तों यानी कि कॉट 90 डिग्री होगा, क्योंकि सी के मान दोस्तों तो हम यहाँ पर 90 डिग्री निकाल कर लाएँ। तो सी की जगह पर 90 डिग्री रख दिए। तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सारे विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है दोस्तों ax² प्लस में दोस्तों bx और प्लस में दोस्तों c होता है। ये द्विघात बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप होता है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया हो ax² प्लस bx प्लस c, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न, कहता है 18 नंबर प्रश्न कि त्रिभुज PQR में यदि PQ² प्लस में PR² प्लस में PQ² तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहले हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं। इसको अच्छा से लाइन को खींचते हैं, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, सही से नहीं बन रहा है। यहाँ से इस तरह से दोस्तों बनाना है, यहाँ से इस तरह से बना देना है। ठीक है, कहा है P दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है P Q और R दोस्तों, ये त्रिभुज है। PQR त्रिभुज में यदि लिखा है PQ² इक्वल टू लिखा है दोस्तों PR² प्लस में लिखा हुआ है RQ², यानी दोस्तों लिखा है PQ का स्क्वायर यानी कि PQ² यानी कि दोस्तों H का स्क्वायर हो रहा है ना, H का स्क्वायर हो रहा है। और बराबर में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है PR का स्क्वायर यानी कि दोस्तों P का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि लंब का। यहाँ पर लिखा हुआ है RQ का स्क्वायर दोस्तों यानी कि बेस का दोस्तों यानी कि आधार का स्क्वायर हो रहा है। तो इस हमको स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि जो हमारा PQR जो त्रिभुज है दोस्तों वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कहा है कि तो त्रिभुज का कौन सा कोण जो होगा वो समकोण होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा जिसमें कर्ण है वो कर्ण कौन है, ये हमारा दोस्तों ये वाला कर्ण है। कहने का मतलब PQ जो है हमारा कर्ण है। तो कर्ण के सामने वाला जो एंगल होता है दोस्तों वो समकोण होता है। कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। तो कर्ण का सामने वाला कोण कौन है, तो कोण दोस्तों R जो है, कोण R जो है दोस्तों ये कर्ण का सामने वाला एंगल है, यही दोस्तों हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण का सामने वाला जो एंगल होता है दोस्तों वो समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा C होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, कोण R जो होगा दोस्तों वो हमारा कोण समकोण होगा। ठीक है, समझ गए। 18 का दोस्तों C सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए अर्धवृत्त यहाँ पर हम बनाते हैं आपके सामने। मान लीजिए दोस्तों ये जो हम बना रहे हैं थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, अच्छा से नहीं बना बाबू, फिर से ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, ये देखिए मान लीजिए दोस्तों हमारा अर्धवृत्त इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अर्धवृत्त इस तरह से बना हुआ है। अब कहता है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। व्यास दोस्तों ये जो हम लाइन खींचे ये हमारा व्यास है। ठीक है, तो कह रहा है व्यास के द्वारा परिधि पर दोस्तों बना कोण, ये कोण जो होता है दोस्तों कितना डिग्री का होता है ये आपको बताना है। तो ये कोण जो बना होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 90 डिग्री दिया हो जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा बाबू 20 नंबर कहता है कि संख्या 2.13113111 इस तरह से दोस्तों लिखते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्या जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम ये जो इस तरह से बढ़ते जा रहा है दोस्तों तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास आपको निकालना है। यहाँ पे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और आपका वृत्त का व्यास आपको बताना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल दिया कितना हुआ है 64 पाई दिया हुआ है। तो पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा।
आर बराबर निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 64 का दोस्तों इस तरह से अंडर रूट चढ़ेगा ना। तो आर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 64 का दोस्तों हमारा जो वर्गमूल होगा कितना 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमको यहाँ से आर बराबर करने का मतलब रेडियस, यानी कि हिंदी में जिसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या दोस्तों हमारा कितना 8 निकल गया। और आपको वृत्त का व्यास बताना है तो त्रिज्या का दोस्तों दोगुना क्या होता है, व्यास होता है ना। यानी कि दोस्तों हमारा डी बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हमको यहाँ से त्रिज्या दोस्तों मालूम है कि 8 है तो व्यास दोस्तों कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। यानी कि हमको दोस्तों यहाँ त्रिज्या कितना था 8 था, तो व्यास त्रिज्या का दोगुना जो होता है दोस्तों हमारा व्यास होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। समझ गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए सारे प्रश्न को दोस्तों 30 का 30 प्रश्न को हमको आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझा रहे हैं, बेसिक को ध्यान रखते हुए समझा रहे हैं दोस्तों। एक बात को मैं 2 बार आपको समझा रहा हूं ताकि इस प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझें और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक ला सकें। इसलिए 30 प्रश्न को दोस्तों अच्छी तरीके से देखिए, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए। अगर जो आप बीच से वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से पहला नंबर प्रश्न से दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखकर समझिए, काफ़ी कुछ आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हम शानदार प्रश्न आपको बेसिक के भांति बता रहा हूं ताकि दोस्तों आप मैथ में दोस्तों अच्छा अंक प्राप्त कर सकें 14 फरवरी के दिन, ठीक है। और ये 30 का 30 दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर हम 22 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तो इसकी विकर्ण होगा। देखिए दोस्तों घनाभ का विकर्ण बराबर जो फार्मूला होता है यहाँ पर हम लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर प्लस में होता है एच स्क्वायर। ये दोस्तों जो होता है हमारा घनाभ का दोस्तों विकर्ण बराबर फार्मूला होता है। और कहता है ये घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोस्तों 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर दिया, तो इसका विकर्ण आपको बताना है। तो हमको देखिए यहाँ पर जो लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एल का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 लिख लेते हैं प्लस। और देखिए हमको दोस्तों यहाँ पर जो चौड़ाई दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर दिया, तो 8 का दोस्तों हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई दोस्तों जो हमारा दिया वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा देंगे, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। 200 यहाँ पर हम इस तरह से लिख दिए, यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, 200 आ गया, ठीक है। फिर से लिखना पड़ेगा, यहाँ से जो हमारा है 200 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से 200 लिखा हुआ दोस्तों, तो जब 100 यहाँ से बाहर जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, बाहर जाकर 10 हो जाएगा और अंदर में दोस्तों क्या अंडर रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 इंटू में अंडर रूट 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि देखिए 10 इंटू में अंडर रूट 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 23 नंबर कहता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए 9 को दोस्तों क्या हम कॉमन कर सकते हैं, जब यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है तो आराम से कर सकते हैं। 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी 9 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से 9 लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लिए। और दोस्तों 9 इंटू 1 जब करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों एल बी एच होता है, यानी कि लंबाई गुने में क्या होता है चौड़ाई और गुने में ऊंचाई होता है। इसको आप याद रखिएगा। घनाभ का आयतन दोस्तों एल, यहाँ पर ए दोस्तों है, ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों वो एल बी एच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम 25 नंबर प्रश्न। देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है 25 नंबर प्रश्न, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बेसिक से आपको मैं इस प्रश्न को समझाऊंगा, ठीक है। देखिए कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ए सी डी 110 डिग्री तथा कोण बी ए सी 57 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान होगा। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए पहले आपके सामने हम त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम अच्छे तरीके से दोस्तों आपके सामने हम
ABC त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर A है दोस्तों, यहाँ पर B है दोस्तों और यहाँ पे C है। ठीक है, ये त्रिभुज हम बना दिए। अब कहता है कि BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। BC जो हमारा ये है दोस्तों, इसको D बिंदु तक, यहाँ तक मान लीजिए कि हमारा इस तरह से D बिंदु तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर बिंदु कोई था D, वहाँ तक दोस्तों बढ़ाया गया है। ठीक है, जिससे दोस्तों कोण ACD 110 डिग्री हो गया। ACD यानी कि ये वाला जो कोण हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो 110 यहाँ पर दोस्तों हम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से आगे से समझिएगा दोस्तों, तो कहता है तथा BAC 57 डिग्री, BAC 57 डिग्री यानी दोस्तों BAC यानी कि ये वाला हमारा जो कोण होगा दोस्तों, ये वाला कोण ये कितना डिग्री हो जाएगा, 57 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, BAC। ठीक है, तो कोण ABC का मान होगा ABC यानी कि ये वाला कोण दोस्तों हमको यहाँ से निकालना है। ठीक है, समझे बाबू कुछ बात को। अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे आपको हम साइड में दोस्तों बताने का प्रयास करते हैं। जब दोस्तों एक सरल रेखा इस तरह से जब खींचा हुआ रहता है तो इस पर ये कोण जो इस तरह से बनता है दोस्तों, कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जानते हैं आप सभी विद्यार्थी कि नहीं, बिल्कुल जानते होंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे एक सरल रेखा मान ली है दोस्तों, तो यहाँ पर 110 डिग्री का बना हुआ है। तो ये साइड में जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, टोटल 180 होता है जिसमें 110 का बना हुआ है, तो इधर कितना बन जाएगा, 70 डिग्री का बन जाएगा। 70 डिग्री का बनेगा कि नहीं, टोटल 180 होता है, तो इधर 110 का बना हुआ है, तो इधर 70 डिग्री का हो जाएगा। इतना तो समझ भी करते होंगे बाबू, जैसा 70 डिग्री का हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हमको दोस्तों कोण A दोस्तों पता चल गया कि 57 डिग्री है, कोण C भी पता चल गया कि यहाँ पर 70 डिग्री है। तो हमको यहाँ दोस्तों कोण B निकालना है, तभी ना हमको ABC का मान निकल पाएगा, कोण का ABC कोण का दोस्तों मान निकल पाएगा। तो देखिए तीनों त्रिभुज का, तीनों कोणों का जो योग होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों त्रिभुज का दोस्तों, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमको दो कोण का पता है, एक कोण का पता नहीं है, तो तीनों कोणों का योग हमको 180 डिग्री होता है, ये हमको मालूम है। तो दो कोण को दोस्तों इसमें माइनस कर देंगे तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। तो कोण A और कोण C को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस दोस्तों 70 प्लस यहाँ पर 57 की जगह कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा ना। तो यहाँ से तीनों त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है और दो को यहाँ जोड़ लेंगे तो 127 डिग्री होगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो कोण B हमको निकल जाएगा, तो घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि कोण B बराबर दोस्तों जो हमको यहाँ पर जो निकल कर आया कोण B का मान, वो कितना डिग्री निकल कर आ गया, 53 डिग्री निकल कर आ गया। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए बाबू आप सब विद्यार्थी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए बाबू, 26 नंबर कहता है कि 2 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाई में लिखा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भाट। तो देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए बट्टा में, यहाँ पर बट्टा में देखिए कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो बट्टा में दोस्तों कॉस स्क्वायर ए इसी तरह से लिख दिए। तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा दोस्तों यहाँ पर क्या, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी, ऑप्शन में सी में दोस्तों 2 लिखा हुआ ना, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू। कहता है बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक साल ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 2 को बिंदु दे दिया गया दोस्तों और बीच की दूरी आपको निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा होता है दोस्तों बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको हम लिख कर बताते हैं। x2 माइनस में दोस्तों होता है x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है दोस्तों बाई 2, माइनस में दोस्तों होता है बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर का दोस्तों अंडर रूट होता है। इसको आप याद रखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला होता है दोस्तों बीच की दूरी निकालने के लिए, यानी कि दूरी सूत्र जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको बनाइए अब आप सभी विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ से दोस्तों साइड में एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए x1 जो हमारा है दोस्तों, 2 जो लिखा हुआ है हमारा x1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि बनाने में आपको काफ़ी आसान होगा। तो x1 जो हमारा है दोस्तों कितना है, 2 है, और ये 3 लिखा हुआ है दोस्तों, 3 ये हमारा दोस्तों y1 है। 3 जो लिखा दोस्तों ये हमारा क्या है, 3 जो लिखा हुआ हमारा y1 है, तो y1 बराबर दोस्तों 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
जो हमारा -2 जो लिखा हुआ है दोस्तों, -2, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे x2 है। x2 है जो कितना है, -2 है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 3 लिखा हुआ है, केवल 3, ये हमारा y2 है। y2 जो हमारा है दोस्तों, y2 वो कितना है, तो y2 दोस्तों 3 है। समझ गए, इस तरह से हम आपको लिख दिए समझाने में, ताकि आपको अब बनाने में आसान होगा। देखिए अब x2 दोस्तों, तो x2 हमारा कितना है, तो x2 देखिए हमारा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर x2 की जगह पर दोस्तों हम 2 लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे x1 दोस्तों, तो x1 कितना है, 2 है, तो x1 की जगह पर 2 लिखेंगे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे। अब y2 हमारा कितना है दोस्तों, तो y2 देखिए हमारा 3 है यहाँ पे, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, और y1 दोस्तों, y1 कितना है, तो y1 भी दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर भी हम -3 लिखेंगे। इस तरह से कोई दिक्कत, और इस तरह से दोस्तों हम स्क्वायर चढ़ा दिए, अंडर रूट इस तरह से जिस तरह से था उसी तरह से चढ़ा दिए। देखिए -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसी तरह से स्क्वायर हम चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और प्लस देखिए 3 - 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत इसमें है, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए -4 का दोस्तों यहाँ पर आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों माइनस स्क्वायर है ना है, तो -4 गुने -4 करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। समझ गए सारे विद्यार्थी। और 0 का स्क्वायर करिएगा दोस्तों तो 0 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह से अंडर रूट यहाँ पर चढ़ा दिए। अब देखिएगा यहाँ से आगे कीजिएगा बाबू, तो कितना है यहाँ पर 16 + 0 कीजिएगा तो केवल 16 हो जाएगा, नहीं तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। और रूट 16 का दोस्तों जो हमारा यहाँ पर वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर बताते हैं फिगर बनाकर। इस तरह से मान लीजिए दोस्तों हमारा वृत्त है, वृत्त बना दिए, और क्या प्रश्न कहता है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। किसी वृत्त के व्यास के, मान लीजिए दोस्तों इस तरह से हम व्यास यहाँ पर खींच लेते हैं, ये हमारा दोस्तों व्यास को अच्छा तरीके से थोड़ा सा खींचने का प्रयास करते हैं, ये दोस्तों हमारा व्यास है। ठीक है, कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोस्तों दोनों सिरों से, व्यास हम खींच लिए ना, दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो दोनों सिरों से दोस्तों इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों सिरों से इस तरह से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो दोनों रेखा जो हमें खींचे दोस्तों स्पर्श रेखा, ये दोनों कभी आगे जाकर प्रतिच्छेद करेगा दोस्तों, यानी कि एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा, यानी कि दोनों जो रेखा होती है दोस्तों वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर, कहता है समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 ... का सार्व अंतर है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सार्व अंतर कहा है आपको निकालने के लिए। सार्व अंतर को इंग्लिश में दोस्तों कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डी बराबर फार्मूला होता है दोस्तों T2 - T1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ से डी बराबर निकालते हैं, तो देखिए दूसरा पद दोस्तों हमारा कितना है, यहाँ पर -4 है, तो -4 यहाँ पर लिखेंगे। पहला पद दोस्तों 0 है, तो पहला पद दोस्तों यहाँ पे 0 लिखेंगे। और डी बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, डी बराबर दोस्तों -4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सार्व अंतर जो हमारा निकल कर आया वो -4 निकल कर आया। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि एक्स अक्ष का समीकरण है। देखिए इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सिस जो हमारा होता है दोस्तों इस तरह से होता है, आपको बना के बताते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारा होता है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों बाई होता है। ठीक है, यहाँ पर बाई होता है और यहाँ पर एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो होता है एक्स डैश होता है, और यहाँ पर दोस्तों बाई डैश होता है। ठीक है, समझ गए आप सभी विद्यार्थी। इस तरह से होता है एक्सिस, और कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण है। जब दोस्तों एक्स अक्ष का समीकरण जब रहेगा तब बाई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जब कहेगा कि बाई अक्ष का समीकरण है, तो बाई अक्ष पर जब समीकरण रहेगा दोस्तों, तो हमारा दोस्तों एक्स बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी के लिए मैं HW ये प्रश्न दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि tan 30 डिग्री का मान होगा, tan 30 डिग्री का दोस्तों मान होगा कितना होगा, 1/√30
3 होगा या 1/√2 होगा या 1/2 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो आंसर सही लगेगा दोस्तों उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया है, तो दिल से दोस्तों इसको एक आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप सभी विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और मन से पढ़ाई करते रहिए बाबू। 2023 बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक आते जा रहा है धीरे धीरे, ताकि मन से पढ़ाई कीजिए, समय का दोस्तों अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और एक एक मिनट दोस्तों अपने पढ़ाई में उस समय को लगाइए ताकि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक से पास हो सके, ठीक है। हमसे जितना मेहनत होगा बाबू आप क्लिक करने के लिए तैयार हैं, बस आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़े हुए रहिएगा। जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्न दोस्तों आपके समीप हम लाएंगे। मैथ का भी शानदार वीडियो कंटिन्यू हम लाएंगे, बशर्ते आप हमसे जुड़े रहिएगा और प्रत्येक वीडियो को दोस्तों समय से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।